हैं। वक्त हमारे पास सिर्फ तकरीबन 60 मिनट है, तो इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हुए और प्रॉम्प्ट लेकर अपने अपने सवाल रखें, इंशाल्लाह इसका एड्रेस करूंगा। जो लोन पोर्टफोलियो की बात कही आपने कि जो कंज्यूमर लोन है वो उसको बहुत मिनिमाइज करना चाहिए, जो फिजूल खर्ची की तरफ आ जाए उसकी तरफ मतलब करना चाहिए। हमारे बोर्ड में इस पर डिस्कशन होता है कि यही जो इंटरेस्ट फ्री का मॉडल लोन है उसमें हमने कुछ बुनियादी जो है, तो हमारा एक ऑप्शन इसलिए आता है हमारे मुदब्बरान की तरफ से कि हम माशरे में ये कोऑपरेटिव लेकर इसलिए आए हैं जो सूदी कारोबार करने वाले महाजन या सोनी या गोल्ड लोन जो करने वाले लोग हैं उनके वहाँ न जाकर वो जो मजबूरी में वहाँ जा रहे हैं तो उनकी जरूरतें पूरी करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी को 50,000 रुपए की शादी के वक्त पर जरूरत है, अगर हम वो नहीं देंगे तो माशरे का जो दबाव है वो अक्सर न लेकर वो जाकर सोने के वहाँ लेगा। तो ऐसे में क्या मतलब अगर इस तरह से करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन है अगर उसको कट कर देंगे तो यहाँ आकर कहीं और जाकर देगा। आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिस्कशन है ये बहुत सब्जेक्टिव डिस्कशन है और अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन एक जो बात इन प्रिंसिपल ट्रुथ है वो ट्रुथ ये है कि हमने ये जो कोऑपरेटिव बनाई है इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप महाजन के यहाँ से निकाल करके दूसरी दुकान पे ला करके डाल देंगे, ये हरगिज नहीं है। मैं जहां तक समझता हूँ और मैं यही बात आपको कन्वे करना चाहता हूँ। हमारा जो मकसद है वो लोगों को एजुकेट करना भी है। यानी ये कि कोई आदमी आ जाए और आपसे ये कहे कि मैं महाजन से 50,000 60,000 रुपए लेने जा रहा हूँ या 50,000 मान लीजिए, और बिग बिलियन डे पे आईफोन या गूगल फोन 45,000 में आ रहा है, आप नहीं देंगे तो मैं महाजन क्या चला जाऊंगा। तो क्या ये सही प्रैक्टिस है? ऑब्वियसली नहीं है। हमको लोगों को यानी जब वो हमारे मेंबर बन गए तो हमें उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो ट्रू मीनिंग है उसके ऊपर लेकर के आना है। हो सकता है कि ये एक दिन में ना हो, एक साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन अल्टीमेट गोल हमको ये हासिल करना है कि हम अपने मेंबर्स को इतना एजुकेट कर सकें कि जो एक्स्ट्रा वैगन्स है वो एक्स्ट्रा वैगन्स, देखिए शादी भी का जो आपने एग्जांपल लिया, शादी के सिलसिले में भी यही कि एक शादी है वो हो रही है 5 जगहों से कर्ज लेकर के वो 20 लाख का शादी हॉल बुक करके शादी कर रहा है, ये एक्स्ट्रा वैगन्स है। एक आदमी ये कि उसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत ही बुनियादी चीजों को अरेंज करने के लिए उसको 50,000 की जरूरत है, दोनों में फर्क है। तो इसीलिए ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, केस टू केस बेसिस पे ये फैसला किया जाना चाहिए, लेकिन इन प्रिंसिपल ये बात बहरहाल तय करनी चाहिए कि एक्स्ट्रा वैगन्स को हम प्रमोट नहीं करेंगे, चाहे वो कॉस्ट की बुनियाद पे करें या किसी भी दूसरे बुनियाद पर करें। हम इनकरेज इस बात को करेंगे कि साहब आपकी जो अशद जरूरत है जिंदगी की कि उसमें गिरफ्तार होकर के आप परेशान हो जाते हैं, आपका इस्तेहसाल होता है, वहां पर हम आपको सहूलत मुहैया कराएंगे और फिर हम आपको उससे आगे का सफर बताएंगे। वो ये कि आप कारोबार करें या कारोबार कर रहे हैं तो उसमें आप वर्किंग कैपिटल हासिल करें, मशीनरी हासिल करें वगैरह वगैरह। तो ये बात जी ठीक है। आपका एक सवाल ये है कि अगर किसी को स्टार्टअप फाइनेंस चाहिए तो क्या प्रोसेस है, और दूसरा जो है आपने ये कहा कि सोसाइटी इस्टेब्लिश करना है। तो अच्छा ब्रांच ऑपरेशन के लिए जो मैटर है ना उसके लिए एक बार तो हम आप सूरत आकर भी बात कर चुके हैं एस्टेब्लिश कैसे करनी है और उसके लिए प्रोसेस जारी है। इससे करने का प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है तो वो सूरत में भी मौजूद है, लेकिन आपके साथ भी शेयर कर देंगे। लेकिन अभी जो सेशन है कि कोऑपरेटिव को ऑपरेट कैसे करना है तो उसके रिलेटेड जो सवाल होंगे उसको भी एड्रेस करेंगे। आपका जो सवाल है कैसे एस्टैब्लिश करना है ना उसको भी बात में कर दी जाएगी। एक हिस्सा जो है कोऑपरेटिव फॉर्मेशन के लिए उसको हम वंस फॉर ऑल ये बात कह देते हैं कि देखिए कोऑपरेटिव बनाना कैसे है, इसका एक बहुत ही डायरेक्ट प्रोसेस है कि आपको 4-5-6 स्टेप्स करने, वो करके आप कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हैं और उसके लिए आप अलबरका के ब्रांच में या सयूम खान साहब से टाइम लेकर के आप आ जाए तो वो मसला आपका हल हो जाएगा।
और ग्रोथ फंड जो है बेसिकली ये एक पोर्टफोलियो का नाम है जिसमें मुख्तलिफ कई सारे लोग मिलकर के पैसा जमा करते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव उनसे इस शर्त पे पैसा लेगी कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कोऑपरेटिव शेयर करेगी उनके साथ, लॉस होगा तो लॉस उसको बर्दाश्त करना होगा, और ये एक रिटन डिक्लेरेशन की शक्ल में होगा, ठीक है। अब जो वहां पे फंड मोबिलाइज होता है वो कोऑपरेटिव के मेंबर्स को ही मुराबाहा और इजारा और वर्किंग कैपिटल की शक्ल में दिया जाता है, और उससे जो आमदनी होती है फिर उस आमदनी को प्रोपोर्शनेटली बांट दिया जाता है। तो ये सिंप्लीफाइड प्रोसेस है इसका। सुहेल साहब, आप शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक सिनेरियो आता है अक्सर कि लोन क्यों चाहिए, तो कोई किसी और जगह पे हैवी सूद पे हमने लोन ले रखा है, वहां पे अपना सोना छुड़ाने के लिए चाहिए या वहां से ट्रैप से निकलने के लिए चाहिए। अब उस केस में समझ आता नहीं हम लोगों को कि उस केस को कंसीडर कैसे किया जाए, क्योंकि एक कॉमन फीलिंग ये आती है कि इस तरह के जो लोन एप्लीकेशंस होते हैं वो इसकी टोपी उसके सर वाले जो होते हैं, और डिसिप्लिन का मामला वो चौधरियों के पास ही है, पठान लोगों के सामने सही रहता है, जैसे ही हम लोगों के पास आ जाते हैं तो फिर उनका टोन भी बदल जाता है, भाई हम भाग थोड़ी जाएंगे, ये हो जाएगा। तो इस तरह के जो लोन एप्लीकेशंस हैं, जो हैबिचुअल बोलते कर्जदार लोग हैं, क्योंकि वो पैसा जहां से मिलता है उनको पता चल जाता है, पहुंच भी जाते हैं और हम दे भी देते हैं और रिकवरी भी अच्छी खासी हो ही जाती है। बट ये इसको कैसे डील किया जाए इस चीज को? ये बहुत ही कोऑपरेटिव के लिए ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। मैं जो है इसका जवाब एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से दूंगा। देखिए, क्योंकि ये जो दर्द है जो आपने बयान किया कि कोई कर्ज के जाल में उलझा हुआ है और उसको आपको निजात दिलाना, ये मिल्लत का दर्द है। मिल्लत में कई तरह के इदारे हैं। ऐसे इदारे हैं जो रिफाह आम्मा के लिए बने हैं, ऐसे इदारे हैं जो लोगों को यानी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उससे निकालने के लिए बनाए गए हैं, ज़कात पर बेस बहुत सारे इदारे वगैरह वगैरह। उसी तरह से मिल्लत का ये एक इदारा है जो प्योरली कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स पर खड़ा है। अब आपके पास जो पैसा है, इट इज नॉट योर मनी, इट इज द मनी ऑफ योर शेयर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स। तो क्या हम उस पैसे का इस्तेमाल एक ऐसी जगह पे करेंगे विच वी ऑलरेडी नो कि ये जो है एक अंधा कुआं है, इसमें कहीं का भी पैसा जाता है वो चला ही जाता है, बस वापस नहीं आता। और माइक्रो फाइनेंस की जो दुनिया है ना, इसकी रियलिटी ये है कि यहाँ पे विदाउट टैपिंग जो है मल्टीपल लेंडिंग होती है। 50,000 यहाँ से कर्ज लिया, जब उसका तकाजा बढ़ा तो 70,000 का यहाँ से लिया, कुछ इधर दिया, कुछ खाया, कुछ का बनाया, फिर यहाँ पे जो है कुछ पैसा जमा किया, नहीं आ सका तो फिर इनसे लिया, फिर उनसे लिया, फिर इनसे लिया, फिर उनसे लिया, विशियस साइकिल वो ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब ये है कि देखिए, मैं तो ये कहता हूं, चूंकि ये डिपॉजिट और लाइबिलिटी पे बना हुआ इदारा है कोऑपरेटिव, इस तरह का कोई भी एडवेंचर यहां नहीं किया जाना चाहिए। इस इन प्रिंसिपल तो मैं ये कह रहा हूं। और इस तरह की जो जरूरतें हैं आप उसको आइडेंटिफाई करें कि कोई बहुत जेन्युइन कोई केस हो, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में वो ट्रैप में फंस गया हो और बहुत ही उसको बचाना बहुत ही यानी लाजिमो मलजूम टाइप की सिचुएशन हो, तो मिल्लत के किसी इदारे से उसका कर्ज जो है वो आप अदा करना। हमें कोऑपरेटिव में ये भी नहीं करना चाहिए कि कर्ज कोऑपरेटिव से दिया, मोहम्मद हसन साहब से जो है 5 लाख रुपए ज़कात ले ली और यहां से उसका कर्ज वेव ऑफ कर दिया। हमें यह भी नहीं करना चाहिए। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कर्ज को वेव ऑफ करना अपने आप को डेथ पेनल्टी देने के बराबर है। तो ये 3 बातें हम अगर अपनी नजर के सामने रखेंगे तो ये सिचुएशन इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। ग्रोथ फंड में जो पैसा लिया है तो वो हम किस तरह, यानी उसको तो वो तो हमारा है नहीं, यानी डिपॉजिट या तो शेयर होल्डर तो है नहीं, तो उसको किस तरह, यानी वो प्रॉफिट किस तरह उसके साथ किस तरह शेयर करेंगे? देखिए, मोहतरम का सवाल ये है कि ग्रोथ फंड में आपने पैसे लिए लोगों से, उससे मुनाफा हुआ, मुनाफा आप लोगों को दे सकते हैं। कोऑपरेटिव का तो वो पैसा था नहीं, कोऑपरेटिव इस पैसे को कैसे रखेगी? यानी कोऑपरेटिव अगर अपना कोई शेयर तय करती है उसको करना ही है कोऑपरेटिव को।
एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहा जाता है फंड मैनेजर। ठीक है, आप फंड मैनेजर हैं, आप दो तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मामला कर सकते हैं। एक मामला ये कर सकते हैं कि साहब जो भी प्रॉफिट होगा उसका इतना परसेंटेज हम लेंगे, बाकी परसेंटेज आप तमाम लोगों को तकसीम कर देंगे, एंड इट इज द वेरी आइडियल पोजीशन। ठीक है, दूसरा ये है कि भाई आपको फायदा हो या नुकसान हो इससे हमें मतलब नहीं है, हम इतना पोर्टफोलियो मैनेज करने की इतनी फीस लेंगे। ये दोनों शक्लें हो सकती हैं। ठीक है, तो आप जो यानी कोऑपरेटिव जो है वो फंड मैनेजर के तौर पे बिहेव करती है, और आइडियल सिचुएशन ये है कि प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट शेयर करे, लॉस हो तो लॉस, जो वो तो खैर जो पूल है उस पूल में चला जाएगा लॉस, कोऑपरेटिव को कोई बेनिफिट नहीं होगा फंड मैनेजमेंट का। लेकिन आइडियल सिचुएशन यही है कि अगर प्रॉफिट हो तभी प्रॉफिट शेयर किया जाए। जूनागढ़ में जो एस्टेब्लिश हुई 7 महीने हो गए और 400 प्लस मेंबर थे हमारे, और अभी हमने गोल्ड लोन पे ज्यादा हमारे पास 40-45 गोल्ड लोन थी और 10,000 डिमांड, लेकिन अभी हम पोर्टफोलियो जो हमारा जो बैलेंस शीट उसमें लॉस दिखा रहा है, इसे रिकवर करें। और अगले साल का जो अपना बजट बनाया उसमें 7 लाख का खर्च है, वही तो ऑब्वियस किस तरह आगे बढ़े। ये बहुत अहम सवाल है हर उस जगह के लिए जो कोऑपरेटिव बना रहे हैं या कोऑपरेटिव बनाए हुए अभी 4-6 महीना 1 साल हुआ है। सवाल ये है कि हमने अभी कोऑपरेटिव बनाई है, मुझे लगता है कितना 8 महीना हुआ है, 8-9 महीना हुआ है, और 10-12 जो है डिमांड लोन किया है, 40-45 गोल्ड लोन किया है, कोऑपरेटिव लॉस में है। ये सवाल है प्रॉफिट में कैसे जाएंगे। पहली चीज ये कि गोल्ड लोन और डिमांड लोन में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही लोन है। आपने सिर्फ गारंटी चेंज कर दी है, कहीं पे आप गोल्ड ले रहे हैं, कहीं पे आप मेंबर की गारंटी ले रहे हैं, कहीं पे आप जो है वो चेक ले रहे हैं, कहीं पे कुछ ले रहे हैं, कहीं पे तरह तरह की गारंटी जो भी होती है। तो ये सब डिमांड लोन है। ठीक है, तो आपने 55 डिमांड लोन किए हैं, ये कहना ज्यादा सही होगा। अब आप क्या करें कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए। तो देखिए एक बहुत मोटा माटी प्रिंसिपल समझ लीजिए, 1600 मेंबर बनाइए, ठीक है, 70 से 80% डेली डिपॉजिट अकाउंट रखिए। डेली डिपॉजिट आपको जो है वो लिक्विडिटी फराहम करेगा। 20 to 30% डिमांड लोन पे फोकस करिए, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो मुराबाहा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कॉमर्शियल इक्विपमेंट मशीनरी पे आप फोकस करिए। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो 2 से 2.5 करोड़ रुपए का होना चाहिए, गारंटीड है कि आपकी कोऑपरेटिव प्रॉफिटेबल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए करना क्या है, करना यही है कि आपको मेंबर बढ़ाना है, डिपॉजिट लेकर के आना है, डिपॉजिट को डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो वो करेंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। लेकिन ये सब करने का ना एक पीरियड होता है, किसी भी काम का, किसी भी अमल का एक जेस्टेशन पीरियड होता है। वो जेस्टेशन पीरियड को आम जुबान में कहते हैं सब्र का मरहला। उस मरहले को आपको सब्र के साथ ही पूरा करना है, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि आपको अचीव क्या करना है, और उसके लिए रोजाना कोशिश करते रहना है ना। वो सब्र का मरहला क्या है, जैसे मैं एक बहुत छोटी बात बताऊं कि बच्चा होता है तो सबका अरमान होता है कि बच्चे की शादी करनी है, लेकिन फौरन तो नहीं हो सकती ना, उसका एक जेस्टेशन पीरियड है। बच्चा पैर पे चलेगा, फिर नर्सरी स्कूल में जाएगा, फिर कॉलेज में जाएगा, फिर जॉब लगेगी, जो जनरल ट्रेंड ऑफ द सोसाइटी, उसके बाद शादी होगी उसकी, यही ट्रेंड है। तो हर बिजनेस का इसी तरीके से एक जेस्टेशन पीरियड होता है कि वो चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो प्रोड्यूस करता है। तो वो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसके लिए हमको कम से कम 2 साल लगेगा आपको वो अचीव करने के लिए इन नेचुरल कोर्स। तो 2 साल काम करिए, फोकस करिए डेली डिपॉजिट अकाउंट पे, 1600 अकाउंट क्रिएट करिए, मेंबरशिप बनाइए, 1600 अकाउंट क्रिएट करिए, डेली डिपॉजिट पे फोकस करिए। टिकट साइज जो है वो 100 से नीचे मत जाने दीजिए। टिकट साइज का मतलब ये होता है कि पर कलेक्शन कितना आप एक आदमी से हासिल कर रहे हैं, तो वो जो है 100 रुपए से नीचे नहीं जाने दीजिए। 200 जो है वो बहुत बेहतर है। ठीक है, आपके पास जो है वो 1600 अकाउंट है तो कम से कम 4 डेली डिपॉजिटर होने चाहिए। ये सब आपको अचीव करना होगा, माइलस्टोन्स होंगे जर्नी के। उसके बाद जो भी पैसा जमा हो रहा है 2 से 2.5 करोड़ रुपए, उसका डिप्लॉयमेंट आपको करना हो तो मुराबाहा पे जाइए, आप हो जाएगा इंशाल्लाह। किसी से पैसा लिया है तो उसको कितने टाइम के लिए उसके पास से वो एग्रीमेंट करना चाहिए मिनिमम, क्योंकि सामने अगर उसी पैसे को अगर किसी को देना है तो उसको भी तो बिजनेस में
में वापस करने में या उसको कमाने में या बिजनेस करने में एक टाइम पीरियड लगेगा, व्हाट इज द एक्चुअल वो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? देखिए जनरली जो आप वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो आप करेंगे ग्रोथ फंड में या कोई असेट इक्विपमेंट बिजनेस के फैसिलिटेशन के लिए देंगे, तो वो आप स्टार्टअप नहीं करेंगे उसमें ग्रोथ फंड में। ग्रोथ फंड में कोई भी स्टार्टअप बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। आप जो रनिंग बिजनेसेस हैं, आप रनिंग बिजनेसेस के पोर्शन को, वर्किंग कैपिटल पोर्शन को, पूरे बिजनेस को भी नहीं, सर्टेन पोर्शन को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे या कोई व्हीकल प्रोवाइड करेंगे या कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की चीजें आप प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ऑनगोइंग बिजनेस हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, आपके इन्वेस्टमेंट से वैल्यू एडिशन हो, और वो जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है वो आप और दोनों वो कर रहे हैं। अब टेन्योर क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन का जनरल जो टेन्योर है वो 1 साल होता है। आप उसको शॉर्टन कर सकते हैं क्योंकि आपको वो इंटरनली करना है, तो वो आप उसको 2 साइकिल बना ले, एक 6 महीने का साइकिल बना ले, एक 1 साल का साइकिल बना ले। तो दोनों पे आप जो है वो डिक्लेयर कर ले। जो 6 महीने के लिए आपको पैसा देना चाहे उसको 6 महीने का दीजिए, जो 1 साल के लिए करना चाहे उसे 1 साल के लिए लीजिए। ठीक है। ये जो 1 साल है या जो 6 महीना है, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं हम बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल क्या चीज होती है? जैसे अगर आप किसी को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दे रहे हैं तो बिजनेस साइकिल ये होती है कि लेट्स अज्यूम कि किसी का बेकरी का बिजनेस है, ठीक है, तो उसको आटा, मैदा, शक्कर लाने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। अब ये आटा, शक्कर और मैदा वो इस्तेमाल कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ठीक है, तो 15 दिन में वो उसका पूरा इस्तेमाल करके रस्क, टोस्ट, बिस्किट, कुकीज, पेस्ट्री, केक सब बना करके वो बेच लेगा। अब वो रीस्टॉक करेगा। पैसा आपका उसके पास ही है, उसने पूरा इस्तेमाल कर लिया, बेच लिया, मुनाफा कमा लिया, अब उसको वो री इन्वेस्ट कर रहा है। ये जो 15 दिन का जो साइकिल है इसको एक बिजनेस साइकिल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का किसी भी बिजनेस में ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कि आप कितने साइकिल्स कर रहे हैं। तो अगर बिजनेस बेकरी का आप एग्जांपल के तौर पे लें और ये वाला एग्जांपल लें, और कोई आपसे 50,000 रुपए ले रहा है, 6 महीने के लिए ले रहा है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, तो ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने में एक ही साइकिल हो रहा है, वो 6 महीना इंटू 2 यानी 12 साइकिल्स वो कंप्लीट कर रहा है। तो उसने जो एक साइकिल का प्रॉफिट बताया है वो 6 महीने में वो 12 टाइम्स अर्न कर रहा है। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का ये भी एक कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हमने जो ये शुरू की जुराड़ में, तो हमने जो समझा है तो सरचार्ज हम इतना ले सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेंस है उसके ऊपर उठना जाए। एक तो मुराबा ने जो भी ग्रोथ फंड की जो बात हुई पार्टनरशिप वाली, तो ये इंक्लूड है इसमें। सपोज के अभी हमारे 40,000 रुपये का फिक्स है, अब हमारे मुराबा के में 50,000 रुपये आते हैं, तो क्या अब जीरो हो जाएगा? देखिए ये 4 चीजें हैं, है ना। लोन पोर्टफोलियो का मतलब, लोन का मतलब डिमांड लोन, कर्ज, आप उसको कर्ज हसना कहिए, गोल्ड लोन कहिए, शादी का लोन कहिए, बच्चे की स्कूल की पढ़ाई का लोन, कुछ भी नाम लीजिए, वो कर्ज है। मुराबहा खरीदो फरोख्त है। इजारा किसी चीज को ले करके और जरूरतमंद को किराए पे देना है। मुशारका कोई बिजनेस हो रहा है, उस बिजनेस में आप कोई सामान नहीं दे रहे हैं बल्कि पैसा दे रहे हैं कि हम दोनों पार्टनर, 50,000 रुपए दिया, हम दोनों इस हिस्से के पार्टनर। यहां पर आप कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, जीरो। यहां पर सिर्फ जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट आप रिकवर कर सकते हैं, डिमांड लोन। ठीक है। खरीदो फरोख्त, मेरी अगर जूते की दुकान हो तो मैं जूता आगरा से खरीद के लाऊंगा या कहीं और से खरीद के लेके आऊंगा, कलकत्ता से खरीद के लेके आऊंगा, तो उसमें अपना मुनाफा ऐड करूंगा, फिर बेचूंगा। ऐसे ही कोऑपरेटिव के मेंबर को फ्रिज चाहिए होती है, टीवी चाहिए होती है, स्कूटर चाहिए होता है, ई रिक्शा चाहिए होता है, कोऑपरेटिव खरीदता है, मुनाफा ऐड करता है, अपने मेंबर को बेच देता है। इजारा है, कोऑपरेटिव रिक्शा खरीदता है, ऑटो रिक्शा, जनरली ऑटो रिक्शा फाइनेंसिस में होता है, अपने मेंबर को किराए पे दे देता है कि भाई जो बाजार का किराया या तो उतना ही या उससे कम, वो तो मुझे किराया अदा करो। इसमें क्या है, इसमें मेंबर को जो भी मुनाफा होता है वो मुनाफा मेंबर कोऑपरेटिव के साथ शेयर करता है, लॉस अगर होगा तो लॉस शेयर करेगा। तो यही सिंपल प्रिंसिपल पे ये चारों चीजें चलती हैं। ठीक है।
कर्ज जो है डिमांड लोन, उसमें आप कोई मुनाफा नहीं लेंगे, बाकी सब में मुनाफा होगा, मुराबाहा में, इजारा में, मुशारका में। 40 का एक्सपेंस है, 40 का एक्सपेंस है माहवारी। अब हमारे पास ये मुराबा का और उसी 50 रुपए की इनकम होती है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट होगा इस हमने, तो क्या हम वो ले सकते हैं 40 रुपए के सामने? समझ गए, ये बात समझ गया। फिनांस में एक टर्म होता है जिसको कहते हैं यानी अकाउंट कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग का। उसमें ये कहते हैं कि जिस कॉस्ट सेंटर पे जो कॉस्ट आ रही है वो उसी सेंटर पे बेयर की जाएगी, है ना। मिसाल के तौर पे हम 5 लोग मिलके गए पार्टी करने के लिए और हम आपस में ये तय कर लें जो चिकन फ्राई खाएगा वो चिकन फ्राई का पैसा देगा, जो चिकन फ्राई प्लस रोटी खाएगा वो चिकन फ्राई प्लस रोटी का पैसा देगा, जो चिकन फ्राई प्लस रोटी प्लस कोल्ड ड्रिंक पिएगा वो उसका पैसा देगा। इसी तरीके से अकाउंटिंग कोऑपरेटिव में हर लोन और फाइनेंस की अलग अलग होती है। आपको ये देखना है कि आपने डिमांड लोन जो दिया उस पर कितना खर्च आया, उसके बराबर ही आपको मोबिलाइज करना है। ये दोनों आपने किया, अलग कर दिया, खत्म। कॉस्ट आई उतना ही आपने सर्विस चार्ज रिकवर किया, एक जगह रख दिया, खत्म। मुराबाहा आपने दिया, उस पर कितना खर्च आया, दोनों को एक साथ खड़ा किया, उसमें जितना मुराबाहा से आमदनी ऊपर हुई ये आपका मुनाफा है मुराबाहा पर, ठीक है। इसी तरीके से इजारा और मुशारका की पैकेजिंग होती है। तो ऐसा नहीं होता कि ओवरऑल कॉस्ट एंड ओवरऑल प्रॉफिट को मर्ज करके हम ये तय करते हैं कि हमको मुनाफा कितना हुआ है। हम अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स पे उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। यानी मतलब ये कि ले सकते हैं, अगर मान लीजिए चाहे मुनाफा कितना भी हो इसमें, लेकिन उसमें तो जो भी परसेंटेज 1% या 1.5% जो कॉस्ट लगती है वो पहले नंबर में, तो वो ले सकते हैं। कॉस्ट ले ही सकते, वो तो तय। नहीं, बुनियादी बात जो है ना वो ये समझनी है कि जो शरिया उसूल है, जो डिमांड लोन जिसकी बात कर रहे हैं, वो साइंटिफिक कॉस्टिंग मेथड जो डेवलप किया गया है। तो जो मिसाल देकर उसामा खान साहब ने समझाई है कि जिसके ऊपर जो खर्चा होगा उसके हिसाब से उतनी रिकवरी की सकते हैं हम। प्रॉफिट दूसरे जो प्रोडक्ट जो लोन है, मुराबाहा, इजारा, बिजनेस लोन जो दे रहे हैं उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन जो डिमांड लोन है, जो बुनियादी जरूरत के लिए दी जाए हुई लोन है, उससे कॉस्ट से ज्यादा हम रिकवर नहीं कर सकते। ये बुनियादी उसूल है। अब हम एक कोऑपरेटिव में ये कैसे समझें कि हमारे पास अगर 4 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, 3 बिजनेस लोन की है और डिमांड लोन के अंदर भी 2-3 कैटेगरी है, तो किसके ऊपर कितना कॉस्ट जा रहा है, तो उसके लिए पूरा साइंटिफिक कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन मेथड जो होती है कि आप उसके अंदर अलग अलग रूल हैं जिसके अंदर हम अडॉप्ट कर सकते हैं। हम अल्बर्टा में कैसे इसका एहतियात रखते हैं वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो हमने ये क्या किया कि जो भी हमारा टोटल लोन पोर्टफोलियो है, एक तो पहले दिन जब से अल्बर्टा की बुनियाद डाली गई तो हमने ये नक्की कर लिया था कि भाई हम मैक्सिमम जो सहूलत से गाइडलाइन आई थी कि आप 10% के आजू बाजू भी अगर सर्विस चार्ज लेंगे तो नॉर्मली कोऑपरेटिव इतना लेती हैं, लेकिन हमने ये समझा कि जहां पर लोगों की जरूरत है तो हम 4% और गोल्ड लोन के सामने 5% से ज्यादा नहीं लेंगे, चाहे कितनी भी हमारी एक्सपेंस आती हो, कॉस्ट कुछ भी आता हो, क्योंकि एक ह्यूमन टच रखना चाहते थे। बाकी इस लॉस को हम रिकवर करेंगे दूसरे बिजनेस प्लान से, मुराबा से, ये नक्की किया था। तो उस वक्त आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले साल जो हमारा रहा था, तो जो कॉस्टिंग आई थी हमारी, जो जैसे मैंने कहा ना कॉस्टिंग किस तरह एब्जॉर्ब की गई, तो उस वक्त हमारी कॉस्टिंग उस साल में थी 11, जो हमारी कॉस्ट थी इस तरह के डिमांड लोन में, वो सिर्फ 11% रिकवर हुई थी। मतलब हमने डिमांड लोन में जो खर्चे किए थे, हमारे जो स्टाफ का सारी चीजें, उसमें 100 रुपये अगर किए थे तो 11 रुपये रिकवर किए थे। लेकिन जैसे जैसे कोऑपरेटिव ग्रो होते गई, वो कोऑपरेटिव ग्रो होने के बाद इस लेवल पर आ गई कि उसके अंदर अभी 75% रिकवर किया। आपकी दिलचस्पी के लिए बात बता दें, लास्ट बोर्ड मीटिंग में हमने काफी डिबेट करने के बाद हमने ये नक्की किया कि हम, चूंकि हमारा लॉस पूरा हुआ था क्योंकि हमारी जो जोधपुरा ब्रांच है अभी वो सेल्फ सस्टेन नहीं हो पाई है, इसकी वजह ओवरऑल परफॉर्मेंस में लॉस, तो हमने कहा क्यों ना हम जो अभी अंडर रिकवरी ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम इसको एटलीस्ट ला दें लेवल पर। हम ज्यादा तो ले नहीं सकते क्योंकि शरई उसूल है, तो हम क्यों ना, तो हमने नक्की करके 1% हमने बढ़ा दिया। लेकिन उस वक्त फिर बाद में ये नजर पड़ी कि हमारा जो
रिकवरी रेशियो ऑलरेडी 75% चला गया है, और जैसे जैसे ग्रो होगा तो इसी लेवल पे हमने सर्विस चार्ज का परसेंटेज नहीं बदला। हमने जो रखा था वो 2.40% एनुअल है, वो उतना ही रहा, लेकिन चूंकि वॉल्यूम बढ़ा तो रिकवरी जो रेशियो है वो 11% से 75% आ गया। तो हमें ये खदशा हुआ कि अगर हम यहाँ पे बढ़ाते हैं तो मुमकिन है ये 75% क्रॉस कर जाए। तो हमने वो जो रिजॉल्व की हुई चीजें थी भी, लेकिन ये ख्याल आया तो फिर हमने इसको करके रोक दिया कि हम बढ़ाएंगे नहीं, कि ऑटोमेटिक हमारा रिकवरी जो है वो बढ़ रहा है। तो इसी तरह इस तरह से जो कॉस्टिंग हम गिरेंगे, हमारा जो भी पोर्टफोलियो है उसके अंदर टोटल एक्सपेंसेस जो हमारे कितने हैं, हम जो मेथड यूज कर रहे हैं कि टोटल लोन पोर्टफोलियो जो है उसी रेशियो के अंदर सारे अखराजात को तकसीम कर देते हैं, और उसमें जो आता है तो पता चल जाता है कि भाई डिमांड लोन के सामने जो है वो इतना रुपया रिकवर हुआ। ये मेथड हम और एग्जांपल के तौर पर बताइए कि डिमांड लोन पे कितना परसेंटेज आप मैं इसके वर्किंग शीट अगर एक्सिट पता चले कि भाई परसेंटेज कितना बैठता है आपका अलग अलग ग्रोथ फंड दूसरा अभी जो दूसरा सवाल आया था, ग्रोथ फंड में हम कितना कैसे रिटर्न दें। तो ग्रोथ फंड में हमारा जो सिस्टम है हमने पहले दिन से अडॉप्ट किया है कि हम ग्रोथ फंड का जो भी डिपॉजिट मोबिलाइज होगी उसको हम जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर जो भी रिकवरी जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 50% हम ओवरहेड के लिए रिजर्व कर लेंगे, या वो कॉर्पोरेट जो सर ने कहा कि वो फंड मैनेजर की हैसियत से हम ले लेंगे। बाकी का 50% जो होगा जिस रेशियो में जिसका कंट्रीब्यूशन होगा उसको अंदर तकसीम कर देंगे। एसबीआई या बजाज फाइनेंस के जाते हैं वहाँ पे नहीं मिलता है तो वहाँ पे 8.5-9% में तो हमारे पास आएंगे 12-14% तक भी लेंगे। ओके, मैं बता दूं आपको कि अभी काम में से अगर कोई बाइक लेता है या रिक्शा लेता है तो उसको 15 से 15-30 हजार रुपया कम पड़ता है उससे। We are such competitive, we are actually performing better than Bajaj Finance और ये बहुत सारे हैं, और उसके बावजूद भी सोसाइटी प्रॉफिट है, मतलब एट पार है, प्रॉफिट ला रहे हैं कि ना यानी इस पर और मैं वो करूँ तो पिछले दिन हमारा जो हमारा व्हीकल 2 व्हीलर सप्लाई करता था जो वाला, वो हमारा वर्किंग कैपिटल भी फाइनेंस ले रखा है, उससे हमारे गाड़ी भी लेते हैं। उसने गिन कर बताया कि मिनिमम 2 व्हीलर के ऊपर आप जो जिसको नहीं दे रहे हो पैसे उससे 10,000 रुपए का वो है। तो उसने पूरा गिनती करा कि तुमने अलवर्का ने कितनी लोन दे दी, 200 लोन अगर दे दी 200 इंटू 200 इंटू 10,000 रुपीज यानी 20 लाख रुपए का आपने सेविंग कर दिया लोगों का। ये उसने कैलकुलेट करके बताया, ये मिल्लत के पैसे, और सब यही क्या है सराउंडिंग के लोग हैं, ज्यादातर मुसलमान ही है सारे लोगों ने जनरेट किया, तो इतना पैसा भी हम सेव कर सकते हैं दोनों चीजें रहने के बाद। मेरा सवाल ये सजेशन है क्योंकि मैं इसमें बताया तो कहाँ तक सही है आप बताइए। मैं जो भारत का सामना किया है जो आता है वो पहले तो उसको लोग कि अब सोसाइटी का खर्चा कैसे होता है, ठीक है, उसका मैंने रिसर्च किया है तो आपको मतलब उसके बेहतर कैसे हो सकता है आप नहीं सजेशन करेंगे। तो मतलब मान लीजिए मेरे पास दुकान है तीसरे वाले पे या मकान है किसी साइड एरिया में जहाँ बेच नहीं रहा, ठीक है, तो हम ऐसे रिसर्च कर रहे हैं अपने शहर में, हर शहर में मिल जाएगी, ठीक है। तो किसी को दुकान चाहिए, किसी को मकान चाहिए, तो हम इसमें मिडलमैन बन जाए हमारी सोसाइटी, तो उसपे वो खर्चा हम ले या कैसे ले उसको कैसे करेंगे तो शायद एक कुछ वो हमारा निकल जाएगा। एक सजेशन दे देखिए आपकी जो नहीं आप जो एक नया खाली कोऑपरेटिव रखने से ये तो ब्रोकर एजेंट का काम होता है जो बायर और सेलर को मिलाता है उसमें कमीशन करता है। कोऑपरेटिव ये करना चाहे तो कर सकती है अगर, लेकिन उसके बाद अपना मैन पावर हो इतना अगर ये लेकिन वो अलग नॉन फाइनेंस फील्ड हो गया जिसके लिए वो करना हो तो वो बहुत ज्यादा वो नहीं है। आपकी जो बात है कि लोगों को लोन चाहिए तो लोन की बात तो क्लियर हो चुकी है हमारे पास। जब तक फंडिंग नहीं होगी तो हम लोगों को पहले डिपॉजिट जमा करना सिखाएं, लोन देने का नंबर बाद में आता है। लोन देने के लिए फिर प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना मेरे ख्याल से उस बात डिटेल में आ गई है, तो उसी तरह से हम करेंगे तभी हम लॉन्ग और सस्टेनेबल रह सकते हैं। ठीक जी, सवाल ये है कि फार्मर्स के जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है उसके लिए कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो
जो फार्मिंग का जो नेचर होता है, मैं थोड़ा सा सवाल को एक्सपैंड कर रहा हूँ कि फार्मिंग का जो नेचर होता है कि आप को जब फसल लगानी होती है तो बीज, खाद और पानी, इन 3 चीजों के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है और उससे पहले वो खेत वगैरह के तैयार करने के सिलसिले में, ठीक है। फसल आप लगाते हैं तो एक मुद्दत होती है उसकी, 3 से 4 महीने में फसल पकती है, उसके बाद आप हार्वेस्ट करते हैं और फिर वो बिकती है, उसके बाद रियलाइजेशन होता है। तो इसके लिए जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इस्लामिक फिनांस की दुनिया में, उसको कहते हैं सदम। 2 रीजंस की वजह से, एक तो हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत साइंटिफिक नहीं है, तो यू नेवर नो कि उसका टर्नआउट क्या होगा, एक ये। और दूसरा ये कि उसको मॉनिटर करने के लिए, चूंकि ये बिजनेस वेंचर है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए इक्विप्ड मैन पावर वो एक कॉस्टली अफेयर है, तो कोऑपरेटिव में अभी हमने उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया है। एक बात तो ये, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह हो जहां पर फार्मर्स हो और आपको ये भी लगता हो कि जो डेट का जो बड़ा कारोबार है वो फार्मिंग के इन एंड अराउंड घूम रहा है, तो उस्मानाबाद महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल है। उन्होंने ये किया कि कुछ फार्मर्स को, महाराष्ट्र में क्या होता है ना कि जो लैंड होता है आपका, तो महाराष्ट्र का लैंड जो है वो बहुत अजीब तरह का है। कुछ ऐसा है जिसपे खेती हो सकती है, कुछ ऐसे हैं जो पथरीले पहाड़ जैसे, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे फार्मर्स जिनके पास दोनों मिक्स ऑफ लैंड है, तो उन्होंने किया ये कि वो हिस्से जहां पर खेती नहीं हो सकती, उसके लिए जो सोलर पैनल के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो प्लांट है वो बना करके, यानी उसके लिए फाइनेंस किया। तो महाराष्ट्र में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी आप वहां के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेच सकते हैं सोलर से बनी हुई, और वो फिर उसको मोनेटाइज करके आपको पे करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एग्रीकल्चर की जरूरतों को इस तरह से पूरा किया कि सोलर पावर बेस्ड जो है वो प्लांट बनाने में मदद की, उसके लिए फाइनेंस किया, और फिर उससे जो इनकम हुई उससे अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को सस्टेन करने लगे। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट अगर आप कर सकते हो तो मुराबाहा वगैरह में कर लें कि उसको इस तरह का कोई प्लान बना के दे दें जिससे इनकम जो हो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए करे। या कोई बहुत छोटा फार्मर है तो उसको डिमांड लोन के तहत अगर आप करना चाहें तो करें, उसकी आजादी है आपको। लेकिन एग्रीकल्चर फिनांस के तहत करने का भी स्कोप जो है वो कोऑपरेटिव्स में शुरू नहीं किया गया है। आपके सवाल से मैं एक बस बात लेना चाहता हूँ। देखिए, आपने ये कहा कि जब आप कोऑपरेटिव बनाते हैं तो जितने भी लोग आते हैं, हर आदमी को मेंबर बनने से पहले लोन चाहिए होता है। सभी लोग फेस करते हैं ये, है ना? सभी लोग फेस करते हैं। इसका 2 रीजन है। आपके यहाँ पहला वाला रीजन नहीं है। वो रीजन इसलिए नहीं है कि जहां पर 1000 मेंबर बनाना है, 3000 मेंबर बनाना है, तो वहां पे कुछ सही गलत कम्युनिकेशन हो जाता है कि भाई हम सोसाइटी बना रहे हैं जो कर्ज देगी तो तुम मेंबर बन जाओगे तो इंस्टीट्यूशन जब बनेगा तो कर्ज मिलेगा। आपके यहाँ तो ऐसा है नहीं, आपको तो मैक्सिमम 100 मेंबर जमा करने कोऑपरेटिव बना है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में एंड कंज्यूमर को जिस तरह से ट्रेंड किया गया है, वो ट्रेनिंग ही ये है कि साहब आपकी जरूरत कर्ज लेना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों है ऐसा? तो ऐसा इसलिए है कि बहुत सारे कंपनीज, फाइनेंस हाउसेज, ये वो सब इसीलिए बने हैं कि उनका कारोबार, उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही ये है कि आप कर्ज लें, बगैर वजह के कर्ज लें। उनका पूरा बिजनेस मॉडल ये है। तो उन्होंने पूरे फाइनेंशियल मार्केट को इस तरह से ट्रेन किया है कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे तो आप भी सबसे पहले कर्ज मांगेंगे। अब आप, जो मैं कह रहा था ना कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम कर्ज देने के लिए बने, हमें बहुत सारी चीजों को अनडू करना है, बहुत सारी चीजों को हमको लोगों को अनलर्न कराना है। तभी जो है हम, हमारा जो 100% जो वो है ना ऑब्जेक्टिव किसी भी
किसी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो पूरा हो सके। तो हमको लोगों को ये भी सिखाना है, वो बात मैंने आज सुबह में कही कि भाई आपकी असल जरूरत कर्ज लेना नहीं है, आपकी असल जरूरत ये है कि आप जो भी कमा रहे हैं पहले उसको बचा लीजिए, ताकि आपको ये एहसास हो कि आपका जो अपना पैसा है वो कितना बड़ा है और क्या क्या चेंजेस वो आपकी जिंदगी में ला सकते हैं। फिर अपनी जरूरतों को पहचानिए कि वो जो लखानी साहब कह रहे थे कि भाई आप ये असेसमेंट बहुत जरूरी है कि आप जो भी एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं सिर्फ कर्ज लेकर के नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ये एक बहुत बड़ा उसूल है कि आप कोई भी एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, आप 5 लाख रुपए कमाते हो, आपको कर्ज की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, उस वक्त भी ये उसूल हो कि आप जो एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं क्या ये बहुत जरूरी एक्सपेंडिचर है, क्या ये कोई वैल्यू आपकी जिंदगी में ऐड करने जा रहा है, या लुई विटॉन का बैग है और हमको जस्ट पार्टी में लेकर के जाना है हाथ में लटका करके, या वो बच्चे के स्कूल का लैपटॉप बैग है। तो ये एक्सपेंडिचर हमको डिसाइड करना होगा कि ये मीनिंगफुल एक्सपेंडिचर है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमको लोगों को बतानी है, सिखानी है, फाइनेंशियल लिटरेसी में ऐड करनी है। बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा डोमेन है। एक्सपेंडिचर कम करवाने के लिए हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नहीं, वो तो ऐसा है जनरल कि आपने सिस्टम में मैं पूछना चाहता था कि हिंदुस्तान में कहीं भी आपको इंटीग्रेटेड फिनोमेना है, अंदर का वाले सिस्टम है ना, क्वेश्चन पूछना ही था। तो हमारे ये जो सर्विस देने वाला सिस्टम है उसके साथ हमारा कोई ऐसा इनोवेटिव हमारे पास सेंटर है जहाँ पे ये अटैच या इंटीग्रेटेड सिस्टम में मौजूद हो कि एक दूसरे के साथ में काउंसलिंग वगैरह की चली रही है। मतलब मैनेजर जो कहता है वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा कोई सेंटर आप तरीके से बना है जो एजुकेशन अवेयरनेस के लिए आप तरीके से चीजें करता है। नहीं, देखिए इस तरह का कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर, कोई भी फॉर्मल सिलेबस, जिससे कोई भी फॉर्मल कंटेंट अभी तक नहीं बना है। आज की बातों को सुन करके और पिछले 6-7 महीने में जो मैं सुन रहा था बहुत फ्रिक्वेंट, उसकी बुनियाद पे मुझे ही ये ख्याल आया कि एक कैमरा लेना चाहिए, एक अच्छा रिकॉर्डर लेना चाहिए और रिकॉर्ड करके छोटे छोटे क्लिप्स वीडियोस जो है वो प्रमोट करना चाहिए। वास्तव में यही मैं कह रहा था कि आपकी जो मीडिया टीम है मुझे बताइए कि कैमरा वैमरा कितने का मिलता है, कहाँ मिलता है, तो इंशाल्लाह वो करके देंगे। लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर इसके सिलसिले में है नहीं, तो जब तक नहीं है तब तक हम जो कर सकते हैं करते रहें इंशाल्लाह। तो ऐसे लोग हैं जिनका सिविल स्कोर सही नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है, पैन कार्ड नहीं है वगैरह वगैरह, इसलिए उनको बैंक्स तो नहीं देती है, और उसके सामने अगर हम 12-14% पे भी देते हैं तो वो लेने को तैयार होते हैं, मतलब प्रॉफिट के साथ। और मैंने भी पूछा कलीम भाई से, तो शायद वो यहाँ पे मुराबाहा का ऑटो फाइनेंस का 8% के आसपास हम प्रॉफिट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन छोटे टाउन्स में ऐसी कुछ कम्युनिटी कोऑपरेटिव्स होती है जो कम मतलब परसेंटेज पे, इंटरेस्ट परसेंटेज पे भी देती है और इस तरह के लोगों को भी देती है। तो हम उसके साथ मतलब कैसे मतलब वो करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा 7% या 8% के आसपास अमाउंट बैठता है 32,000 34,000 और वो कम्युनिटी कोऑपरेटिव इंटरेस्ट लेती है, जिसको फिर वो पेनल्टी भी लगाएगी, बाद में वो अलग चीज है, वो डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन उसका बैठता है 41,000 के आसपास फ्लैट। मतलब कोई अमाउंट कोई लेमैन जाके लेने जाएगा तो वो डायरेक्ट अमाउंट देखेगा, यहाँ इतना प्लस होता है, यहाँ इतना प्लस होता है। तो कम्युनिटी कोऑपरेटिव कुछ ऐसी है जो ऐसा टाउन प्लेसेस में करती है, मतलब वो तो उसमें फिर हम हमारे लिए क्या मतलब वो है असल में। तो और अगर हम उस तरह काउंट करते हैं तो फिर हमारे बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं कि मुराबाहा में तो हम लोगों से पैसा लेके लोगों को पैसा देते हैं, तो हमको फिर प्रॉफिट भी देना पड़ेगा आगे जाके, तो वो कैसे मतलब सही। ये जो कम्युनिटी वाला इंस्टीट्यूशन है ये क्या किसी खास कम्युनिटी को सर्व करता है या इट इज फॉर ऑल? सबको देता है, ठीक है। तो देखिए कुछ दुनिया में अच्छी चीजें भी हो सकती हैं जो इंसानियत के बुनियाद पे चल रही हूँ। मैं जस्ट लेट मी कंप्लीट। जैसे कोई संत आते हैं हमारे प्रोग्राम में और वो दुरूद पढ़ के प्रोग्राम शुरू करते हैं, है ना? उनका क्या मकसद है? उनका मकसद ये है कि भाई कम्युनल हार्मनी पैदा करना। वो एक अच्छे इंसान है, लोगों की भलाई के लिए बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। ऐसे लोग होंगे, ऐसे ही लोग कोऑपरेटिव भी चला रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई जो भी होगा वो हम अपनी कम्युनिटी से मोबिलाइज करके एक्सपेंडिचर डाल देंगे, लेकिन हम एक्सपेंडिचर 2% से ज्यादा नहीं वसूल करेंगे। बहुत सारे एम्प्लॉय कोऑपरेटिव्स हैं, बहुत सारे दूसरे कोऑपरेटिव हैं जो 4% वगैरह वगैरह फाइनेंसिंग करते हैं। अब सवाल ये है
कि आप जो है 3-4 चीजें बोल रहे हैं, है ना? आप ये कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप ये बोल रहे हैं कि ये इंटरेस्ट फ्री है, आप ये बोल रहे हैं कि ये सेल्फ सस्टेनेबल ग्रो करने वाला बिलासुदी इदारा है। तो जब कोई ऐसा इदारा है तो इसके कुछ कैरेक्टर्स होंगे। वो कैरेक्टर क्या है कि आपको कॉस्ट जो है वो अपनी पूरी करनी है। कॉस्ट कहाँ से पूरा करेंगे? कॉस्ट को आप या तो सब्सिडाइज करेंगे कहीं से, या कॉस्ट को जो है आप अपने मैकेनिज्म से पूरा करेंगे। सब्सिडाइज कहीं आप एक्सटर्नल फैक्टर से करते हैं, इसका मतलब वो आपका इंस्टीट्यूशन सिर्फ आपका इंस्टीट्यूशन होगा, वो स्केप करके दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जगह पे नहीं जाएगा। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर है। तो हमको अपने आप को उस कॉम्पिटिशन से बाहर रखना है। हम उस कॉम्पिटिशन का पार्टी नहीं है। हम तो कई सारी चीजें लेकर के आगे चल रहे हैं वो, और इसको जो है एक मॉडल, एक इंस्टीट्यूशन, एक सिस्टम के तौर पे हमें लोगों के दरमियान इसको नाफिज करना है। तो ये कन्विक्शन अगर अपने अंदर है तो फिर हमारे लिए मसला नहीं है। और हम जो है अपना रियल कॉम्पिटिटर जानने कौन है, आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। मुझे लगता है कि अभी का जो फिगर है सीबीडीटी का, इस साल जिन लोगों ने टैक्स फाइल किया है वो डेटा 7.5 करोड़ का है। सही है? चार्टर्ड शहजाद भाई कहाँ है? सही हुए? अभी तक जो ITR फाइल हुआ कितना? 7.5 करोड़ है, 7 करोड़ के आसपास है। 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है वो डिग्निफाइड इनकम है। बाकी जो है जितनी भी पॉपुलेशन है 140 करोड़ माइनस 7 करोड़, उसमें से 25-30 करोड़, 40 करोड़ और माइनस कर दीजिए। इतना करोड़ जो पॉपुलेशन नहीं, 100 नहीं, हाँ मतलब 90 करोड़ के आसपास, इतना वो पॉपुलेशन है जो अनसर्व पॉपुलेशन है, जो डिप्राइव्ड है, जो मार्केट में ऑप्शंस तलाश कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो हम ना ही हम किसी के कंपटीशन है ना ही कोई हमारा कॉम्पिटिटर है। हमें अपने मॉडल के साथ कन्विक्शन होगा और हम जो है उस अंडर सर्व कम्युनिटी को सर्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोन रिकवरी रेशियो क्या होना चाहिए? एक फाइनेंशियली हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोन रिकवरी रेशियो क्या होना चाहिए? और दूसरा सवाल कि लोन रिकवरी के लिए शरई और इखलाकी हुदूद में रहकर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि उसको बैड डेब्ट या लोन राइट ऑफ करना पड़ सकता है तो? किसी भी कर्ज के उस पोजीशन में पहुंचने पर जहां हम राइट ऑफ करने की बात कर रहे हैं, उससे पहले के बहुत सारे मरहले होते हैं, जिसमें से एक का हमने सरसरी तज़किरा किया, उसको कहते हैं हम एसेट क्वालिफिकेशन। एसेट क्वालिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन, सॉरी, एसेट क्लासिफिकेशन। सिंपल टर्म्स में आप कुछ टेन्योर्स बनाते हैं, ठीक है? तो चूंकि हम कोऑपरेटिव मॉडल में काम कर रहे हैं, हम डेली डिपॉजिट और डेली रिपेमेंट पे काम कर रहे हैं, तो हम एक टर्म अपनाते हैं जिसको पार 7 कहते हैं, ठीक है? पार 15, पार 30, 90 वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये होता है कि हर वो कर्ज जो इतना दिन डिले हो गया है, 7 दिन डिले हो गया तो पार 7, 15 दिन डिले हो गया तो पार 15, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो हर स्टेप के अलग अलग इंटरवेंशन मेथड्स हैं रिकवरी के। ये पॉलिसी बोर्ड डिसाइड कर सकता है, इसको पूरा इख्तियार है कि कब वो कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 15 दिन डिले हुआ है कोई रिपेमेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके यहाँ ये रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ फिक्स होनी चाहिए, जब ब्रांच मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो बोर्ड मीटिंग में वो रिपोर्ट लेकर के बैठेगा और ये रिपोर्ट करेगा कि इतने तारीख से इतने तारीख तक कितने रिपेमेंट है जो नहीं आए हैं। अब आप जो है उस पे इंटरवेंशन मेथड आप डिसाइड करेंगे। पहला मेथड आप ये डिसाइड करेंगे कि साहब ब्रांच मैनेजर फॉलो करके रिपोर्ट करे, ठीक है? दूसरा मेथड आप ये अपनाएंगे कि जो भी लोन रिकवरी ऑफिसर या बोर्ड में कोई कमेटी आपने बना रखी है, उस कमेटी को प्लस ब्रांच मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि आप दोनों इस पे फॉलो अप करिए। तीसरा स्टेप आप ये बनाएंगे कि अगर आपने कोई गारंटर वगैरह बनाया था उस लोन में, तो आप पीयर प्रेशर जो है ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिकवरी टूल है। पीयर प्रेशर सबसे बड़ा।
मतलब माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन यूज करती है, लेकिन फिर भी आप अगर एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट हटा देंगे उसके बावजूद पीयर प्रेशर जो है सबसे बड़ा रिकवरी टूल है। तो आप थर्ड स्टेज पे वो अप्लाई करते हैं, आपको ये मालूम हो जाएगा इन 3 स्टेजेस में जाकर के कि ये आदमी वाकई में इसके साथ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, या इंटेंशनली वो जो है उसको अवॉइड कर रहा है। जब ये बात मालूम हो जाए कि ये इंटेंशनल है तो उस वक्त आप फिर लीगल रिकोर्स में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लीगल नोटिस दीजिए, तो जनरली ये होता है कि लीगल नोटिस जाते ही जो है वो भागा चला आता है। लीगल नोटिस जो है अगर वो उस पे भी नहीं हो रहा है तो 1-2 लीगल नोटिस सर्व करने के बाद जो है आप फिर उसके खिलाफ सिविल सूट में भी जा सकते हैं, लेकिन सिविल सूट का मसला जो है वो ज्यादा बड़ा होता है। कोऑपरेटिव में भी जो है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का अपना डिस्प्यूट रिड्रेसल वो होता है पैनल, तो आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं उस मेंबर के खिलाफ। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेजेस हैं दरमियान में वहां पे पहुंचने के कि आप जो है किसी लोन को राइट ऑफ कर रहे हैं या आप उसको खत्म कर रहे हैं। राइट ऑफ करना जो है वो बहुत ही आखिरी स्टेज है और वो तभी हो सकता है जब आप सरप्लस जनरेट कर रहे हैं। राइट ऑफ करने के लिए भी ये जरूरी है कि राइट प्रोपोर्शन में मुराबहा, इजारा और मुशारका वगैरह प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा हो, ताकि आपके पास इतना सरप्लस हो कि आप उससे राइट ऑफ कर सकें, प्रोविजन कर सकें और राइट ऑफ कर सकें। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस है। जहां तक शरिया का सवाल है कि शरीयत क्या कहती है रिकवरी के सिलसिले में, तो शरीयत यही कहती है कि आप जो है कोअर्सिव मेथड नहीं अपनाएंगे, आप किसी की डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, किसी की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे, कोई बदसलूकी नहीं करेंगे, गाली गलौज मारपीट नहीं करेंगे, यही शरीयत कहती है इसके सिलसिले में। शरीयत जो है वो चूंकि इंसाफ को प्रमोट करती है, तो वो ये कहती है कि अगर कोई आदमी दयानत से काम नहीं कर रहा है और उसके नतीजे पर कोई एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है रिकवरी में या लीगल रिकोर्स में जाने में, तो वो आदमी जिसकी वजह से वो खर्च आ रहा है वो उससे वसूल किया जा सकता है, ये शरीयत कहती है इसके सिलसिले। हमने जो जुनागढ़ के अंदर उम्मीद हमारी जो है सोसाइटी, इसके अंदर ग्रोथ अकाउंट हमने अभी शुरू नहीं किया। डेली अकाउंट के अंदर अभी हमारे लगभग 23 लाख इन करीब हमारे पास आए हैं। इसमें हमने मुराबा किया, 3 मोटरसाइकिल हमने दी है। अच्छा, माशाल्लाह, बराबर। हाँ, तो अब इसके अंदर से जो हमको प्रॉफिट होता है, तो जो डेली अकाउंट में से जो पैसे आते हैं वो अमानत के तौर पे है, तो क्या अब इसको ये सोसाइटी रखेगी या डेली अकाउंट वालों को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी? एक दूसरी बात यह है कि ग्रोथ अकाउंट हम शुरू करते हैं, सपोज के अभी मैंने 5 लाख रुपए रुके, जैद भाई ने 2 लाख रुपए रुके, अब मेरी से टर्म्स ऐसी हुई है 50-50 की, इनसे बात हुई है 70-30 की बात है, तो इसमें हम डिवाइड किस तरह से करेंगे नफा प्रॉफिट? अमानत अकाउंट और डेली डिपॉजिट है, जैसे हमने उसमें से मुनाफा किया है, तो उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो सोसाइटी के खर्च में हम इंक्लूड करेंगे या फिर उनको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा? मुराबाहा जो है, क्योंकि आपने जो अमाउंट मुराबाहा पर डिप्लॉय किया है वो डेली डिपॉजिट से जमा किया हुआ अमाउंट है, अमानत से जमा किया हुआ अमाउंट है, शेयर से जमा किया हुआ अमाउंट है, उससे कोई कमिटमेंट नहीं है, वो एक गारंटीड अमाउंट है। डिपॉजिटर जब मांगेगा आपको वापस करना होगा, कोऑपरेटिव के ऑपरेशन का कोई रिस्क उस पर नहीं आएगा, ठीक है, और उस पर कोई कमिटमेंट नहीं है। आप किसी भी डिपॉजिटर को उससे होने वाले प्रॉफिट को नहीं देंगे, ठीक है, नहीं देंगे। अगर मुनाफा से कोई मुनाफा हो रहा है तो किसी भी डिपॉजिटर को कोई पैसा नहीं देंगे। लेकिन मैं एक उसूली बात बताता हूँ आपको कि कोऑपरेटिव को ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है, कोऑपरेटिव को ओवरऑल जो भी प्रॉफिट होता है पूरे ऑपरेशंस के बाद, मेंबर का यह हक होता है कि अगर जो मैनेजमेंट है वो अगर डिविडेंड डिसाइड करता है उसमें से, तो हर शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट जाता है, डिपॉजिट पे नहीं जाता है, शेयर अमाउंट के प्रोपोर्शन में जाता है। ये एक उसूली बात है। अब वापस वहीं पे आते हैं कि किसी भी डिपॉजिटर को मुराबहा के या इजारा के या मुशारका मुतनाक़िसा के प्रॉफिट का कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा। कोऑपरेटिव अपना एक्सपेंडिचर में मीट करेगी, जो सरप्लस है उससे प्रोविजनिंग करेगी। प्रोविजन वो एलडीए के लिए भी कर सकती है, प्रोविजन जो है वो
डिप्रिसिएशन के लिए भी कर सकती है, वो अनफोर्सीन रिस्क और लॉसेस के लिए भी कर सकती है। कुछ मैंडेटरी प्रोविजनिंग है, जिसमें से एक एजुकेशन एंड वेलफेयर फंड है जो कोऑपरेटिव के फेडरेशन को जाता है, वगैरह वगैरह। अब हम आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से में। और दूसरा हिस्सा ये है कि आपने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया जिसमें बताया कि पर्सन एक्स कोऑपरेटिव को 1 लाख रुपए देगा और ये कहेगा कि मैं 50% मुनाफा लूंगा। पर्सन वाई जो है वो 1 लाख रुपए देगा और कहेगा कि मैं 30% लूंगा। अब हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो ग्रोथ फंड में ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ फंड में ये होता है कि आपने पैसा दिया, आपने पैसा दिया, आपने पैसा दिया, आपने पैसा दिया, ठीक है। ये पूरा पैसा जाकर के स्कूल में जमा हो गया। अब कोऑपरेटिव जब लोग सामान लेने या बिजनेस के लिए कुछ और लेने आ रहे हैं, कोऑपरेटिव उनको दे रही है, वो अलग मुआहदा कर रही है कोऑपरेटिव। अब इन तमाम से जो प्रॉफिट होगा ये एक पूल बनेगा, ठीक है। मान लीजिए कि 1000 रुपए मोबिलाइज हुआ था, उसमें से जो है 100 रुपए प्रॉफिट हुआ अलग अलग शराइत पर अलग अलग लोगों से। अब उस 1000 रुपए में जैद भाई का जो है 50% था, यानी 500 रुपए, इफ्तिखार भाई का जो है 300 रुपए था, 30% था, और वासिफ भाई का 20 रुपए था, यानी 20% था कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। मुनाफा हुआ 100 रुपए। कोऑपरेटिव ने ये तय किया था कि भाई हम फंड मैनेजमेंट का मुनाफा 50% लेंगे, 50 रुपए माइनस हो गया, तो कोऑपरेटिव अपने मैनेजमेंट कॉस्ट ये वो सब में पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। अब बचा 50 रुपए। ये 50 रुपए कैसे तकसीम होगा? इस 50 रुपए के तकसीम का सीधा फंडा ये है कि कैपिटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसी के प्रोपोर्शन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 50 रुपए का 50% आपके पास चला जाएगा, 30% इफ्तिखार भाई के पास चला जाएगा, 20% मेरे पास चलेगा। सहूलत लूनावाड़ा को चालू हुए तकरीबन 3 महीने हुए अभी। लूनावाड़ा की बात कर रहे हैं। We have just completed 3 months of सहूलत, okay? Now we are going to start a loan. Okay? We have around 14 lakhs rupees fund. 16 lakhs, okay? हम ये सोच रहे थे कि सोसाइटी को सेल्फ फंडिंग होने के लिए लोन स्टार्ट कर दें, लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अ लोन वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके। कि आपका ये सेशन, इसमें एक बात तो समझ में आ गई कि सोसाइटी कभी भी गोल्ड लोन लेके या पर्सनल लोन देने से सेल्फ सर्विस होने वाली नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हम 2%, 4%, 6% मैक्सिमम या सहूलत कह रही है दिल्ली माइक्रो फाइनेंस अप टू 10% ले सकती है। तो इतना एक्सपेंस वी कैन अफोर्ड फ्रॉम द पर्सनल गोल्ड लोन। बेसिकली सेल्फ फंड होने के लिए आपने बोला कि हमें तकरीबन 1600 मेंबर बनाने पड़ेंगे, उसमें 70-80% जो डेली डिपॉजिट वाले होंगे, इट विल टेक अप टू द 6 to 1 year, ओके। एक बात समझ में आ गई। हमारा क्वेश्चन ये है, अगर हमें जल्दी अर्ली सेल्फ फंड होने के लिए अगर हमें लोन स्टार्ट करनी है, जैसे आपने बोला मुराहबा है, व्हीकल लोन है, तो वो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कितना फंड मोबिलाइज होना चाहिए, कितना फंड हो सकता है, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। और वो किस तरह काम करेगा उसकी थोड़ी गाइडेंस या हो तो। देखिए, एक क्लैरिफिकेशन है, जरा और से सुनिए। क्लैरिफिकेशन ये है कि सहूलत ये कहता है कि आप डिमांड लोन पर अप टू 10% ले सकते हैं, ठीक है। इन सम केसेस इट इज ट्रू and in some cases it is not, it is incorrect. जब आप कोऑपरेटिव बनाते हैं इनिशियल डेज में, जब आप पहला, दूसरा, तीसरा लोन करते हैं फर्ज, तो जो कॉस्ट होती है, अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करें उस लोन की, तो वो 70%, 80% तक जाती है। बट आप ले नहीं सकते 70%, 80%। यानी आपने 8000 रुपए दिया, 10,000 रुपए दिया है, 8000 रुपए आप कह रहे हैं कि भाई इससे सर्विस चार्ज है, और वो सर्विस चार्ज वाकई है, वो सर्विस चार्ज वाकई है, मगर आप ले नहीं सकते। तो आपको एक अपर कैप डिसाइड करना होगा। अपर कैप जस्टिफाइबल कहां तक है? तो माइक्रो फाइनेंस में जो परमिसिबल लिमिट है वो 21.5% की है। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री परमिसिबल लिमिट मालेगाम कमेटी की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आपको कोट कर रहा हूं। परमिसिबल लिमिट 21.5%।
अब ये कि आपकी कॉस्ट 80% आ रही है, लेकिन आप कैप कहां पे करेंगे? हम कहते हैं भाई कि अपर कैप आप जो है 10% रखिए, उसके नीचे नीचे ही आप चार्ज करिए, चाहे आपकी कॉस्ट 100% क्यों नहीं हो रही है। लेकिन अब आपने 4000 मेंबर बना लिए, 6 करोड़ का लोन कर रहे हैं, तब आपकी कॉस्ट थोड़ी 10% होगी, तब तो घट के नीचे आ जाएगी ना। तो तब आपको जो कॉस्ट आ रही है उतना ही या उससे कम लेना है, तब 10% नहीं लेना। ये क्लैरिफिकेशन है, ठीक है ना, ये जरूरी था। ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कोऑपरेटिव के पास कितना पैसा होना चाहिए कि वो लोन दे सकती है या मुराबाहा कर सकती है। तो एक जनरल प्रिंसिपल है कि आपके पास जो भी फंड जमा हुआ है शेयर से और मुख्तलिफ डिपॉजिट से, उसमें आप कुछ पैसा होल्ड करते हैं कैश इन बैंक और कैश इन हैंड की शक्ल में, ताकि आप अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर, सैलरी वगैरह, विड्रॉवल्स वगैरह पूरा कर सकें। वो अमाउंट कितना होना चाहिए, वो अमाउंट आप लोकल बुनियाद पर तय करिए। हम ये रिकमेंड करते हैं कोऑपरेटिव को अपने इनिशियल डेज में 40% लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहिए। अब आप जो है 14 लाख रुपए का 40% अपने पास होल्ड करिए और बाकी पैसा आप जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अब जब आपके पास डिमांड्स आएंगी तो आप उनको डिमांड्स को रेगुलेट करना होगा, और वो आपको लोकल बुनियाद पे ही रेगुलेट करके तय करना होगा कि किसको आप मुराबाहा दे रहे हैं, किसको डिमांड लोन दे रहे हैं, किसको और दूसरा दे रहे हैं। इन फिनांसेस को करने के लिए जो ट्रेनिंग है चाहिए, वो इंशाल्लाह जब भी आप शुरू करने का वो होगा, 3 महीना पूरा हो गया, हम शुरू करना चाहिए हमें, तो वो ट्रेनिंग हम लोग इंशाल्लाह उसकी ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी आप कांटेक्ट करें मेरे यहाँ से हो जाने के बाद, तो मैं किसी को असाइन कर देता हूँ, वो आपकी हेल्प करेगा। और ये बात कि कोऑपरेटिव कैसे प्रॉफिटेबल होगी, कब प्रॉफिटेबल होगी, इस पे हम एक लंबा डिस्कशन कर चुके हैं। आप 1600 मेंबर पहुंचिए और जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उसके बुनियाद पे ब्रांच ग्रो करें तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी बहुत ही। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल का जो है की शक्ल ले चुका है। जैसे वो है ना लॉ ऑफ फोर्स, वैसे ये भी है लॉ ऑफ कोऑपरेटिव सस्टेनेबिलिटी। 1600 मेंबर बनाइए, पोर्टफोलियो इस हिसाब से डिजाइन करिए, आप सस्टेनेबल हो जाएंगे। डेली डिपॉजिट और अमानत फंड है सिर्फ उनके पास, और वो मुराबाहा कर रहे हैं। इन केस ऑफ अगर लॉस होता है तो कौन बेयर करेगा उसको, क्योंकि ग्रोथ फंड तो है ही नहीं हमारे पास, तो वो जो अगर उसमें लॉस होता है तो लॉस कहाँ जाएगा। केस ये है कि मुराबाहा कर रहे हैं, ग्रोथ फंड नहीं मोबिलाइज कर रहे हैं, डेली डिपॉजिट और अमानत से जो पैसा जमा हो रहा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉस होगा तो कहां जाएगा। सवाल यह है कि इस पूरे एग्रीमेंट में लॉस फिट कहां होता है। आपने डिपॉजिट लिया, डिपॉजिटर को गारंटी दिया कि आप जब भी मांगने आएंगे आपको पैसा मिलेगा, डिपॉजिट है वो। अब आप ये कर रहे हैं कि उस डिपॉजिट को आप यूज कर रहे हैं ताकि कुछ इनकम हो और कोऑपरेटिव अपना खर्च बर्दाश्त करे। तो ये जो पूरा बिजनेस मैनेजमेंट है, ये कोऑपरेटिव की जो बैलेंस शीट है, ये उसका हिस्सा बनेगा। कोई भी लॉस हुआ तो वो बैलेंस शीट का लॉस होगा, जिसको आपको अगले सालों में प्रॉफिट बना करके मुराबाहा और इजारा और वगैरह वगैरह में ज्यादा डिप्लॉयमेंट करके, सही डिप्लॉयमेंट करके उसको, उस लॉस को आपको ओवरकम करना होगा। यही तरीका होगा। देखिए, एक बात उसूली तौर पर समझ लीजिए, कोई भी बिजनेस हो, आपका जाती बिजनेस हो, कोऑपरेटिव का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस की अकाउंटिंग या बिजनेस का मैनेजमेंट ही ये होता है कि जो लॉस बिजनेस इनकर करता है उसको लॉस ही बुक किया जाता है। उसको कहीं इधर उधर से ऐसा नहीं होता कि जमीन बेच करके पैसा ला करके उसमें डाल के, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि हम जमीन बेच के उसमें ला करके मेक गुड कर दें लॉस को। उसका एक नेचुरल प्रोसेस ये होना चाहिए कि बिजनेस की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को बढ़ाया जाए और रेवेन्यू जनरेट किया जाए, उस रेवेन्यू से लॉस को जो है वो रिकवर किया जाए। देखिए, मुराबाहा जो है फिनेंसिंग की दुनिया में सबसे सेफ प्रोडक्ट है। मुराबाहा में लॉस जैसी कोई चीज नहीं है। आपने सामान खरीदा है, आपने सामान सामने वाले को बेच दिया, क्या लॉस है इसमें? जो सामान बेचा उसको किस्तों में दे दिया है, अब यहीं पे लॉस इनकर करेगा। आप पैसा असल में नहीं मोबिलाइज कर पाए, लॉस नहीं हो रहा है। तो आपको एक जो एफर्ट लगाना है वो इस पे लगाना है कि जिस कीमत पर आपने उसको बेचा है और किस्तों में दिया है वो पूरा पैसा वापस आ जाए। तो ये मुराबाहा का लॉस नहीं है। अगर यहाँ पर कोई रीपेमेंट नहीं आता है, कोई लॉस हो जाता है, तो इट मींस कि हम उसको उस अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाए जिसमें हमने बेचा है।
तो अगेन ये रिकवरी वगैरह वगैरह पे जो है वो किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।